यहाँनिर म तपाईहरुलाई चारवटा कुराहरू देखाउँदैछु। यो भिडियो पुरै हेर्नुस् अनि तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो लेख्नुस्। 13 मार्क्स प्रकरण। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत। दर्शकों, नेपाल में जो वर्तमान घटना घटी है जिसमें तख्ता पलट हुआ है, ऐसी स्थिति क्यों नेपाल में हुई, इसको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं अंबिका शर्मा जी। और इनकी लगभग जो आप कहते हैं 6-7 पीढ़ियां जो है नेपाल में रहती आई हैं और ये लगभग 100-125 साल से नेपाल में ही रह रहे हैं और मेरे गुरु भाई की तरह हैं। और मैं जो समझना चाहूँगा इनसे नेपाल की स्थिति को, और भाई आखिरकार ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि जेन जेड है इसका ये, लेकिन जेन जेड तो एक छोटा सा एक आवरण है समस्या का, क्योंकि बड़ी गरारी के अंदर एक छोटा सा आप कह सकते हो कि कॉग कहते हैं, ठीक है जी, इट्स ए स्मॉल कॉग इन ए बिग गियर। तो इसके पीछे जो बाकी जो स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अंबिका शर्मा जी से, लेकिन थोड़ा सा हम इससे पहले हम नेपाल के इतिहास को जानना चाहेंगे। अगर जब इतिहास खंगालते हैं नेपाल का तो पता ये चलता है कि 7वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से ये शुरू होता है और किरात जो लोग थे ये यहाँ से इनके द्वारा ये नेपाल के जो तराई वाले क्षेत्र हैं इधर स्थापना शुरू हुई। और उसके बाद ये भी उल्लेख मिलता है कि किरात के रूप में ही भगवान शिव ने अर्जुन से भी युद्ध किया था। ये पौराणिक कथाएं हैं, इस पे हम बहुत पीछे नहीं जा रहे और वो अलग बात है, कभी हुई तो चर्चा करेंगे। लेकिन फिर इसके बाद 12वीं शताब्दी आ जाती है, मलवंश आता है, मलवंश का उदय होता है नेपाल में। फिर 18वीं शताब्दी आती है, उसमें गोरखा राज्य की स्थापना हो जाती है। 19वीं शताब्दी के मध्य तो आप जानते हैं कि भारत जो है ये उस वक्त गुलाम था गोरों का। और नेपाल की आपको एक खासियत बता दूं, देश भले ही छोटा ये रहा है, नेपाल कभी भी किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा। और भारत की उस वक्त स्थिति अंग्रेजों के जो बागडोर थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी। तो ऐसे में गोरखा युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, तो वो युद्ध ठीक है कि गोरखा जो लोग थे वो हार गए, लेकिन एक संधि होती है जो बिहार के चंपारण, पूर्वी चंपारण में सुगौली जगह है, वहां एक सुगौली संधि के नाम से वो संधि हुई। और उसमें उस संधि के ही तहत जो कुछ शर्तें रखी गई, उसी संधि के तहत जो नेपाल के जो कुछ उस वक्त तत्कालीन नेपाल के जो कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम जैसे कुछ क्षेत्र थे वो भारत के हिस्से में आए। तो ये एक वो इतिहास था जो हमने आपको बताया। नेपाल में जो हाल ही में प्रकरण हुआ है, एक जिसे कहें दुखद, कि किस तरह से जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का विभत्स चेहरा सामने आया है। 4 सितंबर और 10 सितंबर के बीच में जो घटना नेपाल में घटी है उसके बहुत से वीडियो जो हैं उपलब्ध हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे जो मेहमान जो हमारे साथ आज जुड़े हैं वो अंबिका प्रसाद जी हैं। उनकी जो लगभग 6-7 पीढ़ियां कहें, 100-125 साल से वो नेपाल में हैं। अब हमारे नजदीक तो उनसे बेहतर नेपाल की स्थिति को कौन समझ पाएगा। तो उन्होंने कुछ वीडियो हमें भेजी थी जो कि नेपाली भाषा की है, और नेपाली भाषा को हम तो नहीं समझ पाते, इसके लिए हमने अंबिका जी की मदद ली थी। तो उन्होंने कहा कि इस वीडियो में जो आप स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में जो है 3-4 उसके जो है भ्रष्टाचार के घोटालों का जिक्र किया गया है। तो जो अनुवाद उन्होंने किया है वो मोटा मोटी हम उसके इस वीडियो के भाव समझ सकते हैं। एक तो पहला तो उन्होंने दिया है, एरा मास्क प्रकरण है, 3 अरब रुपए का घोटाला है आरोप, लेकिन 25 लाख रुपए की धरोटी में रिहा हो गए, ठीक है जी। पतंजलि जग्गा घोटाला प्रकरण में कैबिनेट द्वारा योगाश्रम बनाने के लिए छूट दी गई थी, वहां जग्गा व्यापारी मुनाफे के लिए उस जमीन को बेचने का मुकदमा दायर किया गया। 17 करोड़ रुपए का आरोप, लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को 35 लाख रुपए की धरोटी में रिहा कर दिया। 17 करोड़ रुपए की सरकारी राजस्व का नुकसान, तो उसमें जो है वो जगह पर 20 करोड़ रुपए की अवैध रूप से मिट्टी बेचकर उस जमीन से वो बेच चुके थे, ऐसा कुछ उनका कहना है। 15 करोड़ रुपए नेपाली मजदूर किसान जो डोजर वाले का, वो 15 करोड़ रुपया वो भी मेहनताना भी मार लिया गया। 3 करोड़ 33 लाख रुपए में खरीदी जगह को 400 करोड़ रुपए में बेचने का अपराध किया था। यानी सस्ती जमीन ली और
जो है वो किया। और यहाँ पर भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है ये सब, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि इसके बाद उन्होंने एक और बताया कि पूर्व माओवादी कमांडर की पत्नी पर 61 किलो सोने की तस्करी का आरोप था, लेकिन 2 लाख रुपए की धरोटी का मतलब यहाँ पे जमानत से ही कह सकते हो आप, ठीक है जी, वो उस पर छोड़ दिया गया। पूर्व गृह मंत्री जो है लामी छाने पर 4 करोड़ रुपए का आरोप, लेकिन 1 करोड़ रुपए धरोटी रखकर भी जेल में विभिन्न अपराध में अलग अलग किस्म के फैसले में क्यों है, ये सोचने वाली बात है। जबकि रवि ने कहा है कि मैं अपने अपराध की सजा भोगने को तैयार हूं। तो ये अलग अलग रवि और जो भी है वहां पे वो इस कहीं जो घोटाले में संलिप्त होंगे। अच्छा, इसके अलावा भी वो कहते हैं कि जो देश से पलायन कर रहे हैं, जो नौजवान हैं, जो विदेश जाके रोजगार के नाम पर वो अपना तलाश करते हैं कंपनी में, वहां पर एक घोटाला और भी है। यहाँ पर भी वैसे तो है, लेकिन वहां पर भी है। विदेशी कंपनियां का झांसा देकर वो वीजा कागज, हाँ, तो इन्होंने यहाँ पर एक जिक्र और भी किया है, जो विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने का वहां पे भी अलग अलग कंपनियां हैं जो वीजा लगवाकर कागज बनाने और अच्छी आमदनी का प्रलोभन देके जनता को फंसाकर बहला फुसलाकर वो उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो ऐसा भी एक अपराध वहां पर वो भी है। अच्छा, इसमें जो है नेता, पुलिस प्रशासन और ये जो कंपनियां वगैरह हैं जो बाहर से, ये शामिल हैं सारी। इस प्रकार जो गरीब, उनका कहना है अंबिका जी का, कि जो गरीब है, अबोध है और भोली भाली जनता है, उससे ऊंचे ब्याज दर पर जो वहां पे जो ये जो ब्याज खोरी का जो करते हैं ना धंधा, उनके भी उनका भी उन्होंने जिक्र किया है कि ये भी खूब है। उस रकम की भरपाई लगभग 1 वर्ष की अवधि तक वो चुकाते रहते हैं। किस रकम की? जो मान लिया गरीब किसान या कोई मजदूर ले इन साहूकारों से, तो वो 1 साल तक तो उनका पैसा वो चुकाते ही रहते हैं और पूरा नहीं हो पाता। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या है। महाजन जो है वो उनका भी वर्चस्व है। नेपाल में इंडस्ट्री, स्वदेशी रोजगार की सहूलियत मिल जाए तो राष्ट्र आर्थिक विकास होगा, जनता भी संपन्न होगी। अब उनका ये कहना है कि जो अगर कुल मिलाकर लबोलवाब ये है कि अगर देश में ही विकास हो, इंडस्ट्री लगे, वहां पर लोगों को, वहां के युवाओं को रोजगार मिले, तो ऐसा बाहर जाना भी कम होगा। तो ऐसे कुल मिला के यही है कि देश को विकसित करने के लिए रोजगार बहुत जरूरी है। स्वाभिमान बचाता है ये नौजवानों का। तो इन समस्याओं का जो हल है वो ये कहते हैं कि वहीं पर ही जो है उद्योग विकसित हों, वहीं पर रोजगार उपलब्ध कराए सरकार, और वहां इसे जो है जिसे और नेपाल को भी आधुनिक बनाने की चेष्टा की जाए। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज मेरे साथ मेरे गुरु भाई अंबिका शर्मा जी बैठे हैं और इनका नेपाल से अच्छा खासा संबंध है। लगभग 100-125 साल से इनका परिवार वहीं से है। लगभग यूं दूसरे शब्दों में कहें तो 6-7 पीढ़ियां इनकी नेपाल में बीती हैं और आज मेरे साथ हैं। और हमने देखा समझा कि हाल ही में 4 सितंबर से लेकर और 10 सितंबर के बीच जो कुछ भी घटनाक्रम घटा नेपाल में, वो बहुत दुखद है। एक पड़ोसी के नाते, यानी हम भारत में हैं तो भारत नेपाल का एक बहुत अच्छा पड़ोसी रहा है। तो ऐसे में हम अंबिका शर्मा जी से समझना चाहेंगे कि नेपाल के प्रति वो क्या कहना चाहेंगे। अब बहुत जो अखबारों में सुर्खियां बनी वो तो मतलब जनरेशन जेड कह के या जेन जी कह के काम चल गया। लेकिन बात सिर्फ, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि सिर्फ जेन जी की बात नहीं, लोक समस्याएं जो हैं वहाँ गंभीर थी और उस लोक समस्याओं में लॉपसाइडेड ग्रोथ थी। हमारे यहाँ पर भी आए दिन करोड़ों रुपए किसी के घर में छापा पड़ता है ईडी का तो करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। नेपाल की तस्वीरें कुछ दिल दहलाने वाली रही, क्योंकि लॉपसाइडेड ग्रोथ में देखा कि करोड़ों रुपए जलते हुए दिखाए गए, यूं हवा में फेंकते उड़ाते हुए दिखाई दिए। और इतना गुस्साई हुई जो भीड़ या जितने जो लोग वहाँ पे, जो भी घटनाक्रम घटा हाल ही में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे एक सौभाग्य से बात हुई, तो मैं अंबिका जी से जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे। मैं इस पे नेपाल के इतिहास पर भी आगे बात करूंगा, किस तरह से जो 7वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से जो नेपाल का अगर इतिहास खंगालेंगे तो थोड़ा उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। फिलहाल हम जो है वर्तमान में आते हैं कि 4 सितंबर से और 10 सितंबर के बीच में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, उसके जो राजनीतिक पहलू हैं वो क्या कहते हैं, सामाजिक पहलू हैं वो क्या कहते हैं, और लोग अगर गुस्साए हैं, युवा वहाँ का गुस्सा है तो गुस्साया हुआ है तो क्यों है। शर्मा जी, आप
नेपाल से आपका बड़ा गहरा संबंध है। हमने आपने सब ने देखा कि बहुत ही एक जो तस्वीरें आई हैं वहाँ की वो दिल दहलाने वाली थी। नाम ले लिया गया, यूँ ठीकरा फोड़ दिया गया, दूसरे शब्दों में वो नई जनरेशन पे कहा गया कि जनरेशन जेड कह लें, जिसे जेन जी कहते हैं। अब ये सब क्या है, जेन जी वाली बात तो नहीं है। वो हो सकता है एक पक्ष थोड़ा सा हो, मैं ये नहीं कहता कि वो जो 26 प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया के, उनको जिस तरह से बैन किया गया, और तत्कालीन सरकार की कहूँगा अब तो, क्योंकि वो नहीं है, तो तत्कालीन सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो नहीं किया, तो जो कुछ भी आया सामने वो एक अलग छोटा सा एक पक्ष हो सकता है। बाकी जो घटनाक्रम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले नेपाल को समझने से पहले हमें थोड़ा उसका बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, ये अचानक घटनाएं क्यों घटी। जी, 240 साल नेपाल में राजशाही शासन रहा। अच्छा। उस समय जो है हमारा जीवन यापन साधारण था। मीडिया के अंदर भी जो है हमको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। लोग भी ज़्यादा विदेश नहीं जाते थे, अपने देश में रह के ही अपना काम करते थे। जी। अब उसके बाद जो 2008 के अंदर लोकतंत्र जब आया, बच्चे पढ़ने लिखने लगे। 2008 में आया, 2008 में विदेश जाने लगे। हाँ। तो उन्होंने जो है उसका दुनिया का पता लगा कि खाली नेपाल के अंदर जो है जो असमानता है, अशिक्षा है, कुरीतियां हैं, और बाहर में दोनों में फर्क क्या है। जी जी, मतलब ग्लोबल जी हाँ। और सबसे बड़ी चीज क्या है, भारत और नेपाल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से, ओपन बॉर्डर के हिसाब से देखें तो माने हम बिल्कुल जो है ओपन है। हाँ, यहाँ तो कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वीजा नहीं, कोई वीजा नहीं। हाँ, हम कभी भी नेपाल इंडियन जो है नेपाल में काम कर सकते हैं और नेपाली यहाँ काम कर सकते हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी और भाषाई तौर से भी हम लोग एक ही हैं। हाँ जी। तो यहाँ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक दूसरे के यहाँ जरूर आती है। जैन जी ने जो है, आप राजा के शासन के समय में जो लोगों ने देखा और इस समय देखेंगे तो बहुत परिवर्तन है, क्योंकि उनका जन्म ही इस क्रांतिकारी युग में हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब जितने भी यहाँ पर शासक वगैरह है, चाहे भारत में हो चाहे वो नेपाल में हो, वो ज्यादातर जो है एजेड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और उनकी सोच अलग है। उसका क्रांति से जो है कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज एक चीज आप झूठ बोलते हैं, बच्चा जो है जो क्रांतिकारी युग में फौरन जो है वो फैक्ट चेक कर लेता है। जी हाँ, जी। कि भाई ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे है। उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अब बच्चे के पास शिक्षा है, उसके पास रोजगार नहीं, उसकी लाइफ की सुरक्षा नहीं, उसको मजबूरी में विदेश जाना पड़ता है। तो विदेश में जाके जब वो देखता है कि मेरे देश के अंदर जो है इतनी तकलीफें हैं, मेरे जो देश के नेता क्या कर रहे हैं, जो इतने झूठे उन्होंने जो है वचन दिए इलेक्शन के टाइम में, दिन रात अपने प्रवचन देते रहते हैं हम देश के लिए। ये आप नेपाल की जो वहाँ की जो शासनिक व्यवस्था उसके बारे में, मैं वहाँ की प्रशासन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ। तो उन्होंने बहुत सहा, 17 साल एक लंबा समय होता है वहाँ की जनता ने, और वो उस क्रांतिकारी युग में जो है डिजिटल क्रांतिकारी में युग में पैदा हुए। झूठे आश्वासन देके फिर वो सत्ता वो चंद लोग के हाथ में घूमती रही। उसमें भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारण हैं। यदि मैं आपको एक एक करके उदाहरण दूं तो बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट में यदि कहा जाए तो एक A to Z माने पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा, चंद हाथों तक सीमित रह गया। नेताओं के बच्चे या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आम जनता बहुत दुखी है। अब नेपाल की कुल आबादी कितनी होगी? 3 करोड़। 3 करोड़। और 3 करोड़ में से 2200 बच्चे प्रतिदिन विदेश अप्रवास कर पलायन कर रहे हैं। यहाँ अपने दर्शकों को बता दूं कि नेपाल एक आज की डेट में संप्रभुता प्राप्त देश है। आज की वर्तमान की स्थिति करें, राजशाही का जिक्र करें। मैं थोड़ा सा यहाँ बात काटूंगा। विश्व के अंदर नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है कोई गुलाम नहीं हुआ। हाँ, ये भी एक इतिहास खंगाले तो पता चलता है कि कभी गुलाम नहीं हुआ। और 3 करोड़ की आबादी है, और मेरे दर्शक जानते हैं अच्छी तरह से कि लगभग 3 करोड़ आबादी आज दिल्ली की है। भारत की राजधानी
भारत की राजधानी एक देश कहा जाए, अगर नेपाल की तुलना करते हैं तो। जी, ये सरकारी आंकड़ा है 2200 आदमी का। जी हाँ, जी हाँ। और उसके अंदर भारत आने वाले उसका कोई संख्या मैंने नहीं दिया है, लेकिन उसको भी 4-5 हजार आदमी माने तो 4-5 हजार आदमी यदि आपके युवा पलायन कर रहे हैं देश से, तो आप किस पे शासन कर रहे हो? तो कितने लोग हैं जो, कितने युवा लोग नहीं मैं कहूँगा, कितने युवा हैं जो पलायन करते हैं अपने रोजगार के लिए विदेशों में? वैसे आंकड़ा जो बताता है वो 40 लाख विदेशों में जो हैं और 40 लाख भारत में हैं। अच्छा। नेपाली जो पलायन कर चुके हैं और पलायन हो रहा है, हो भी रहा है। हाँ, यानी 80 लाख जो युवा हैं नेपाल के, वो भारत और अन्य देशों में। 40 लाख भारत में और 40 लाख में, एक मोटा मोटी आंकड़ा, मोटा मोटी है। तो एक मैं कुछ खबर देख रहा था, एक नेपाली ही किसी फौजी की, रशिया से था होपफुली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है आप जानते हैं। तो उन्होंने मतलब $4,000 था या 8,000 था, $4,000, ठीक है जी, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा कि मेरी मासिक जो एक आमदनी है या तनख्वाह है वो ये है। अगर नेपाल की बात करते हैं तो वो कितना 5 लाख बनता है रफली, मोटा मोटी कहें तो $4,000 इज इक्वल टू 5 लाख, नियरली 5 लाख रुपीज ऑफ नेपाल। अब वो युवा जो युद्ध के लिए जा रहा है, रोजगार नेपाल में नहीं है, मरने के लिए, यानी जान हथेली पर रख के किसी तरह से सर्वाइवल चाहिए, मैं नहीं तो मेरे परिवार, तो मेरा तो परिवार तो पलेगा। अगर ऐसी सोच, लगभग ऐसी सोच सभी की होगी। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, यानी आप ये कहना चाहेंगे कि जो जेन जेड है वो समस्या का एक छोटा, स्मॉल कॉग ऑफ ए बिग गियर, यानी पूरी गिरारी का एक छोटा सा दाता है वो, लेकिन उसके बाद की जो समस्या है वो आप कैसे गिनना चाहेंगे? शर्मा साहब, इसको 2 चीजों पे लीजिए। जी हाँ। हमारे राजनेताओं के पास जो है अनुभव है, हाँ। और जेड जिन जी के पास, उनके पास ऊर्जा है। हाँ। दोनों का समन्वय जरूरी है, दोनों का समन्वय नहीं होगा ना, लेकिन ये टकराव की स्थिति है, तो जब तक देश का विकास नहीं होगा, अनुभव और ऊर्जा दोनों को मिलके चलना पड़ेगा। और बस टकराव असली ये है कि ऊर्जा जिसके पास है उसके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, और जिसके पास अनुभव है उसके पास ऊर्जा नहीं है। नहीं, ऊर्जा वाले के पास नेतृत्व भी तो नहीं है ना जनाब। अब मैं कुछ वीडियो देख रहा था, तो उसमें अगर एक तरफ तो कहा जा रहा है कि आवेश में आ गया जेन जेड, और दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें ऐसी थी कि हेलमेट पहने हुए, मुंह ढके हुए, बड़े घातक हथियार हाथ में। वो कौन सा जेन जेड था? वो जेन जी नहीं है। हाँ। उसके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो वहां पर प्रभुत्व चाहती हैं। अच्छा। और नेपाल ने 10 साल, आपने भी शायद वो तस्वीरें देखी होंगी साहब। मैंने तो एक एक चीज देखी है वहां पर, खुद एक चीज को भोगा है, लोगों से मेरी दिन रात परिवार से बात होती है। हाँ जी, हाँ। वहां की परिस्थितियां हम देखते हैं। हाँ। 10 साल नेपाल का माओवादी युद्ध हमने देखा है। हम यदि आप वो बीभत्स चेहरे आप देखेंगे। अच्छा, दुर्भाग्य की बात है, 17,000 नेपालियों की हत्या करने वाला नेपाल के अंदर 3 मूर्ति जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनमें से एक प्रचंड जी भी हैं। 3 मूर्ति पे हम जिक्र करेंगे अभी इस वीडियो में, पहले पार्ट में, क्योंकि नेपाल पे हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हम यहाँ पर त्रिमूर्ति पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इस त्रिमूर्ति में एक वहाँ के जो कहते हैं पुष्पक कमल दाहाल, आप पुष्पक कमल दाहाल ऐसे नेता कह लें, एक ऐसे शासक वर्ग से जुड़े हुए कह लें जिन्होंने जिनके उसमें जो हजारों हत्याएं हुई, बाकी ये बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के। इसमें थोड़ा सा मैं और कर दूं, 17,000 जो है वहां पर उन्होंने बोला है 17, और वो 5,000 उन्होंने कहा, कबूला है कि 5,000 मैंने मारे हैं। जी, तो अगर कहीं जो कहते हैं कि बर्बरता कह लें या एक क्रूरता कह लें, वो भी एक शासक या एक जिसे कहते हैं कि जिन्होंने देश चलाना है, वो इस हद तक होगी, तो कहीं ना कहीं जो है वो बवाल होगा, एक बहुत भारी और भयंकर बवाल होगा। और जब इतना भी तय है कि जब सड़कों पर लोग आ जाते हैं तो फिर वो चाहे फिर सामने गोली हो या कुछ भी हो, फिर वो डरते नहीं हैं। अगले वीडियो में हम बात करते हैं त्रिमूर्ति के बारे में। इस वीडियो में फिलहाल